बच्चों, स्वागत है आपका आपके और मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी की शुरुआत की थी और थोड़ा हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने समझा था। राज्य व्यवस्था का परिचय, संविधान का परिचय के बारे में थोड़ा मैं आपको लास्ट क्लास की ओर लेके चलूँगा। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी, फिर हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। वो जो लास्ट क्लास में जब हमने शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने ये समझा था कि संविधान क्या होगा। संविधान क्या होगा, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का मतलब संपूर्ण और विधान का मतलब नियम, यानी संपूर्ण नियम ही क्या कहलाएंगे बच्चों, संविधान कहलाएगा। फिर उसके बाद बच्चों इसकी परिभाषा के स्तर पर हमने देखा था तो कानून के रूप में बने हुए मौलिक नियम और सिद्धांत क्या कहलाते हैं, संविधान कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी देश, किसी स्थान, किसी राष्ट्र को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को हम संविधान कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने देखा था कि संविधान कैसा हो सकता है किसी देश का। तो किसी भी देश का जो संविधान हो सकता है बच्चों वो संकुचित या विस्तृत हो सकता है, लिखित या अलिखित हो सकता है, नमनशील या परिदृढ़ हो सकता है। जिसमें से भारत का जो संविधान है वो एक विस्तृत संविधान है, साथ साथ में लिखित संविधान है, और इन दोनों का मिश्रण यानी लचीला संविधान है भारत का। फिर उसके बाद बच्चों हमने नेक्स्ट बात की थी कि जो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका होगा, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका भारत का होगा। फिर उसके बाद सबसे छोटा मोनाको का, सबसे पुराना लिखित संविधान USA, और सबसे नया लिखित संविधान नेपाल का होगा। भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से 22 भाग हैं, जो है प्रत्यक्ष रूप से 25 आपको दिखाई देंगे। भाई अनुच्छेद 395 है और अनुसूची आपकी 8 है। चलिए बच्चों नेक्स्ट फिर चलते हैं इसके बाद। तो इसके बाद फिर हमने बात की थी, कि भारत में जो संविधान है या कोई लिखित नियम है उनकी पहली बार आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये कब पड़ती है। तो उस पूरे चीज़ को समझने के लिए हमने बच्चों यहाँ आपका देखा था कि किस प्रकार भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार करने के लिए आई थी, और व्यापार करने के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया तो ये हम कहें कि ये 1600 में कंपनी स्थापित हुई और 1608 में ये कंपनी बच्चों भारत पहुंचती है। फिर उसके बाद दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ इसने लड़ी, एक प्लासी की लड़ाई और एक बक्सर की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद कंपनी के पास जो अधिकार थे वो बढ़ गया था, व्यापार का जो क्षेत्र था वो बढ़ गया था। तो ऐसी स्थिति में कंपनी की जो पूर्व की स्थिति थी और युद्ध जीतने के बाद की स्थिति में अंतर आ जाता है। कंपनी भारत में पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और उसी संदर्भ में कंपनी को अपने अधिकार, कंपनी के अपने अधिकार या कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के जो अधिकारी हैं, उनके अधिकारों को पुनः परिभाषित करने के लिए पहली बार 1773 में भारत में कोई लिखित कानून लाए गए थे, और वहीं से शुरुआत होती है भारत में किसी लिखित कानून की। तो वो एक एक्ट के तौर पर लाए गए, और वहाँ से जो फिर एक्ट लाए गए हैं वो उन्हीं एक्ट के बारे में आज बच्चों में पढ़ना होगा। तो जैसा आपने लास्ट क्लास में बच्चों देखा भी था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और आप इसको याद रखिएगा कि प्रत्येक 20 वर्ष बाद, जैसे 1773 के बाद 1793, फिर 93 से 20 वर्ष बाद 1813, 1813 के बाद 1833 और 1833 के बाद 1853। लेकिन बीच में कुछ एक्ट आए हैं, जैसे 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम। ठीक है, ये वो अधिनियम है जो कंपनी के द्वारा लाए गए। उसके बाद यहाँ 1853 में आपको लास्ट अधिनियम दिखाई देगा, और आपको याद होगी 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के हाथ से भारत में जो शासन का अधिकार था वो पूर्णतः छीन लिया गया, और ब्रिटेन संसद ताज के पास चला जाएगा। तो उसके बाद जो एक्ट लाए जाएंगे वो ब्रिटेन सरकार के द्वारा वो एक्ट लाए जाएंगे। इससे पहले सभी एक्ट कंपनी के लिए लाए गए थे। तो चलिए बच्चों आज हम इसी क्लास की शुरुआत करेंगे, यानी भारत में लाए गए जितने भी एक्ट हैं उन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से उनके प्रावधान हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो कि कंपनी का जो शासन था, कंपनी के शासन में जो एक्ट लाए गए वो 1773 से लेके 1858 तक, यानी 1853 में लास्ट एक्ट इनका लाया गया। वही जो सम्राट का शासन रहा, सम्राट मतलब ये ब्रिटेन का जो सम्राट है, या हम इसे ऐसा कहें कि ब्रिटिश संसद
ताज का जो शासन रहा या ब्रिटेन का जो शासन रहा वो आपका 1858 से लेकर 1947 तक है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद करना है कि एक्ट कब कब लाया गया और कौन कौन सा एक्ट लाया गया। जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो इसके आप पूरे 20 वर्ष बाद जाइए, 1773 और 20, 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 20 वर्ष 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 20 वर्ष 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट। बीच में जो एक्ट लाए गए, 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और एक 1786 का अधिनियम लाया गया। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसमें हमें लगभग कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी सब में हम थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई और इस 1857 की क्रांति के बाद बच्चों, फिर इस 1857 की क्रांति के बाद फिर आप देखोगे कि एक 1858 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया, फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892, 1909 और 1919 और फिर 1935 का। और इसके बाद फिर बच्चों जो एक बचता है वो आपका 1947 का जो एक अधिनियम लाया गया, उसकी बात होगी, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है। तो हम शुरुआत करेंगे 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, इसके जितने भी प्रावधान हैं सभी प्रावधानों से बच्चों प्रश्न बनते हैं। आपको जैसा मैंने समझाया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, 1608 में लोग भारत पहुंचते हैं और 1608 तक के बाद ये फिर आपका लंबे समय से भारत में व्यापार करते हैं और एक्ट आया 1773 में, जो 150 वर्षों से भी ज़्यादा लंबा समय, 170 वर्षों के आसपास लगभग, ये आप 165-170 वर्षों के आसपास बाद ये एक एक्ट लेकर आए। तो इस एक्ट का सबसे पहला प्रावधान क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य पहली बार नियमित व नियंत्रित किए गए। बिल्कुल, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारत में क्षेत्रों को जीत रही थी। जैसे आप जब ये बंगाल विजय करते हैं तो बंगाल विजय से इनको 24 परगने का क्षेत्र मिलता है, कुछ गाँव की जमींदारी मिलती है और साथ साथ में बच्चों इनको वहाँ से एक आपका 30,000 वार्षिक पाउंड की इनकम जो है राजा, वहाँ के राजा के साथ तय करते हैं। तो इस प्रकार कंपनी के लाभ बढ़ रहे थे। तो कंपनी के जो कार्य थे इन्हें पहली बार नियमित व नियंत्रित किया गया। ठीक है, इसको नियमित व नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, जो इस एक्ट के माध्यम से बच्चों किया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली कंपनी के। ये सबसे बड़ी बात ये कि इसके राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। प्रारंभ में जब कंपनी भारत में आई थी तो कंपनी का उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन अभी कंपनी की स्थिति क्या हो चुकी थी कि कंपनी भारत में मजबूत स्थिति में जा चुकी थी और वो भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर चुकी, तो इसीलिए उसको उसके राजनीतिक कार्यों को मान्यता देनी जरूरी थी। तो इसीलिए इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन सरकार ने कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी, साथ साथ में उनके प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी, क्योंकि प्रशासन के कार्य भी होंगे। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहली बार कार्य नियमित व नियंत्रित करे गए, इसी के तहत। दूसरा, इसके प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। फिर उसके बाद बच्चों क्या हुआ, ये समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है कि चौथे पॉइंट पे कि जो बंगाल का जो बम्बई व मद्रास, दरअसल कंपनी क्या करती थी बच्चों, ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, तो इस कंपनी के जो मालिक थे, मालिक जो ब्रिटेन में थे इस कंपनी के, उनको प्रोपराइटर बोलते थे। और इस मालिकों के नीचे था इसमें बच्चों डायरेक्टर वे थे जो इस कंपनी को चलाते थे। तो भारत में ऐसी जगह जहां कंपनी का व्यापार ठीक ठाक होता था, तो ऐसे 3 स्थान थे, बंगाल, बम्बई और मद्रास। और इन तीनों स्थानों में गवर्नर थे, मद्रास का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर। चूँकि कंपनी 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध जीतने के बाद बंगाल में अधिक मजबूत स्थिति में थी, तो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए थे। ठीक है, और जब पहले आप देखोगे इन तीनों को समान शक्ति प्राप्त थी, मद्रास के गवर्नर को भी, बम्बई के भी और बंगाल के भी। परंतु बाद में आप देखोगे कि इन दोनों की जो शक्तियां हैं, यानी ये दोनों किसके अधीन कर दिए गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। तो इसको केंद्रीय प्रशासन की नींव कही गई कि अब जो प्रशासन होगा वो केंद्रीय होगा, एक स्थान पर, एक जगह। जब शक्तियों का बच्चों, जब शक्तियां किसी एक को दी जाए तो उसको केंद्रीकरण कहते हैं, और जब शक्तियों का बंटवारा किया जाए तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है यहाँ से, क्योंकि बम्बई और मद्रास के गवर्नर किसके अधीन कर दिए गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। फिर एक आप याद
रखो कि बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया, और ऐसे पहले बनने वाले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो ये पॉइंट बच्चों आप याद रखोगे। अभी तक मैंने इसमें आपको 5 पॉइंट बच्चों बताए हैं, तो दोबारा एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट ये बताया कि कंपनी भारत में लंबे समय से व्यापार कर रही थी, तो इसके जो कार्य थे उनको नियमित करने की और नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। दूसरा, क्योंकि कंपनी का अब अधिकार क्षेत्र भारत में बढ़ चुका था, कंपनी के पास भारत में जमींदारी भी थी और कुछ अन्य क्षेत्र भी इसको मिला था, तो ऐसी परिस्थिति में इसका प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देनी जरूरी थी ब्रिटेन सरकार के द्वारा। फिर आपको बताया क्योंकि कंपनी जो थी बंगाल में अधिक मजबूत हो गई थी, तो इसीलिए बच्चों जो बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन मुंबई और मद्रास का गवर्नर कर दिया गया, और इसको बच्चों केंद्रीकरण, ये एक तरीके से केंद्रीय प्रशासन की यहाँ से नींव पड़ती है। ठीक है। फिर ये जो बंगाल का गवर्नर था इसका नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल, और ऐसे पहले बनने वाले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों उसके बाद चलते हैं। एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद रखी गई। ये किसके लिए रखी गई? ये गवर्नर जनरल की मदद के लिए रखी गई। देखिए मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल बच्चों इस वीडियो में थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जो पेन है वो काम नहीं कर रहा है, तो देखिए आप समझिएगा। ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी के जो मालिक थे, आप चाहे तो अलग से नोट भी कर सकते हैं, इसके मालिक थे उनको बोलते थे प्रोपराइटर, और जो कंपनी को चलाते थे उनको बोलते थे डायरेक्टर। और डायरेक्टर ये तय करेगा कि भारत में कंपनी के द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे क्या नहीं। और ये जो जहाँ जहाँ कंपनी का क्षेत्र था तो डायरेक्टर बच्चों नियुक्त करते थे क्या? गवर्नर। तो ये गवर्नर डायरेक्टरों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब ये जो गवर्नर होगा, जो गवर्नर काम करेगा, इसकी मदद के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद एक लाई गई थी। एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई इसके लिए। ठीक है। फिर जब कंपनी यहाँ बच्चों राजनीतिक कार्य भी होंगे, इसके प्रशासनिक कार्य भी होंगे, ये व्यापार भी करेगी, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जरूरत थी, जो 1774 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय बनाया गया, और इसमें 4 न्यायाधीश थे, 4 जज थे इसमें, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य थे। 3 अन्य के नाम इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये नाम आपको याद रखना होगा। सर एलिजा इम्पे इसमें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर थे। साथ ही बच्चों एक कंपनी के जो कार्मिक थे, लास्ट पॉइंट की ओर मैं चल रहा हूँ, कंपनी के जो कार्मिक थे, जो कर्मचारी थे, वो निजी व्यापार भी करते थे। कि मान के चलो कोई कंपनी का कर्मचारी भारत आया हुआ है, तो वो भारत से जाएगा तो कुछ वस्तुएं वो अपनी अलग से खरीद के ले जाएगा, जिनको वहाँ जाके बेच देगा, और जिससे उसे एक मोटा मुनाफा होगा। तो ऐसे निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर ये लोग रिश्वत लेते थे, रिश्वत और उपहार पर भी प्रतिबंध लगाया गया। बच्चों उस समय का ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी दुनिया का सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला कर्मचारी था, पूरी दुनिया का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनका वेतन जाता कहाँ से था बच्चों? तो भारत से इनका वेतन जाता था। यहाँ से ये लोग सबसे ज़्यादा अमीर थे, रिश्वत लेते थे, उपहार लेते थे, निजी व्यापार करते थे। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिनसे बच्चों एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एक बार मैं रिपीट कराऊंगा बच्चों, आप नंबर्स में याद रखोगे। पहला पॉइंट यानी पहला नंबर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य पहली बार नियमित व नियंत्रित किए गए। ये नियमित व नियंत्रित क्यों गए ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद बच्चों क्योंकि कंपनी का क्षेत्र यहाँ बढ़ चुका था, तो इसके राजनीतिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। ये दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट बच्चों कि जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन कर दिए गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। फिर उसके बाद जो गवर्नर था इसका नाम गवर्नर जनरल किया गया, और ऐसा बनने वाला पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ये 5वां पॉइंट है। फिर उसके बाद बच्चों केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। फिर ये जो गवर्नर जनरल है इसकी मदद के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है, इसमें 4 लोग होंगे, एक परिषद बनाएगी, इसमें 4 लोग होंगे। तो ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर एक उच्च न्यायालय की स्थापना, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके सर एलिजा इम्पे थे, और 3 इसमें अन्य न्यायाधीश थे। फिर उसके बाद निजी व्यापार पर, रिश्वत व उपहार पर प्रतिबंध लगाया गया। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान है, जिनको आप दिन में 2 या 3 बार अगर रिवाइज करोगे, 2-3 दिन तक आप ऐसा करोगे तो आसानी से आपके याद हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम, इसे पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल बच्चों हुआ क्या, आपने जो 1773 का जो एक्ट था आपका, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, और उसी के लगभग आप 8 वर्षों के बाद एक और एक्ट देखते हैं 1781 के, जो इसके 8 वर्षों के बाद आया।
दरअसल जो कंपनी का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की वो काउंसिल जिसमें 4 सदस्य हैं, गवर्नर जनरल और कंपनी के सेवक यानी जितने भी इनके यहाँ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, इन सब के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो उस उच्च न्यायालय के द्वारा इनके कार्य में बाधा उत्पन्न होती थी। ये लोग अपनी मनमर्जी से कार्य करते थे, तो इनके बच्चों कार्य में बाधा उत्पन्न होती थी, ठीक है। तो उसी के लिए इन लोगों ने ब्रिटेन सरकार से गुहार लगाई और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बरी हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बरी होने का मतलब है अब वो जो सर्वोच्च न्यायालय जो बनाया गया है बच्चों, वो इनके लिए ना कोई फैसला सुनाएगा ना इनका कोई वाद उसके पास जाएगा। अब वो सर्वोच्च न्यायालय किसके लिए काम करेगा, वो कलकत्ता की जो आम जनता है जिसमें मुसलमान है या हिंदू है उनके लिए कार्य करेगा। और दोनों के लिए अलग अलग कानून होंगे, जैसे मुसलमानों के लिए उनके अलग कानून होंगे और हिंदुओं के लिए उनके अलग कानून होंगे, उनके आधार पर ये फैसला सुनाएगा। तो कंपनी पर जो एक लगाम लगाई थी किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने, तो कंपनी के लोगों को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। 1781 का संशोधन अधिनियम होगा, ठीक है। चलिए खैर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों हम इसके बाद। तो नेक्स्ट होगा आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी इसी के 3 वर्षों के बाद फिर से एक और एक्ट लाया गया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की। तो बच्चों जब हम बात करेंगे तो दरअसल अब कंपनी के भारत में 2 कार्य हो गए थे। एक तो था कंपनी का कार्य व्यापार, जिस कार्य को करने के लिए कंपनी आई थी, तो एक तो व्यापार, और बच्चों एक दूसरा कार्य था इसका, अब क्योंकि इसकी राजनीतिक गतिविधियां भी होंगी, आपने पिछले 1773 के एक्ट में देखा कि इसके राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। तो ऐसे में कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए, यानी राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए अब और लोग होंगे, व्यापार करने के लिए और लोग होंगे, ठीक है। तो व्यापारिक कार्यों के लिए इन्होंने एक निदेशक मंडल बनाया गया, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया, और राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रक मंडल बनाया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये अब इसमें देखो, अब इसमें 2 ब्रांचेज हो गई, एक व्यापारिक कार्यों के लिए, एक राजनीतिक कार्यों के लिए। तो इसको द्वैध शासन कहा गया, दोहरी व्यवस्था एक तरीके से, कि शासन का कैसा है, द्वैध शासन का आरंभ हुआ है यहाँ से। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पहला पॉइंट है इसके राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसके जो व्यापारिक जो कार्य हैं उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। और ये जो 2 ब्रांचेज हैं इसे ही कहा गया द्वैध शासन, ये द्वैध शासन का आरंभ माना गया। और पहली बार जो ब्रिटेन का जो कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण हुआ, यानी कंपनी जो कार्य कर रही थी उन पर पहली बार ब्रिटेन सरकार ने पूर्ण नियंत्रण किया कि आप ये कार्य करोगे। तो 4 पॉइंट बच्चों यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हमने आपका एक एक्ट पढ़ा, कौन सा, 1773 का हमने एक एक्ट पढ़ा, फिर 1781 का हमने एक एक्ट पढ़ा, और फिर 1784 का एक हमने बच्चों एक्ट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्ट की ओर, और अगला एक्ट होगा 1793 का चार्टर एक्ट। चलिए बच्चों, तो 1793 के चार्टर एक्ट पे हम गए। तो 1793 के चार्टर एक्ट में दरअसल क्या किया गया कि बम्बई और मद्रास पर अधिक नियंत्रण किया गया। आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि बम्बई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया गया था, बंगाल के अधीन बच्चों कर दिया गया था, बंगाल के अधीन। तो वो उसी पर और नियंत्रण दिया गया, बम्बई और मद्रास पर और अधिक नियंत्रण दिया गया बंगाल को, ठीक है। और व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। दरअसल ब्रिटेन में और भी ऐसी कंपनियां थी जो भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी, लेकिन वहां पर जो इसे चार्टर दिया गया था कंपनी को कि अभी केवल भारत से व्यापार करने का एकाधिकार केवल किसको है, ईस्ट इंडिया कंपनी को है, और ये एकाधिकार इसका अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। साथ ही जो सेनापति था, जो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य, इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी। इस पॉइंट को आप समझिएगा बच्चों। मैंने आपको बताया अभी कि एक गवर्नर जनरल है, 4 इसकी कार्यकारी परिषद में सदस्य हैं। जो सेनापति होता था इसका वो इन्हीं 4 में से एक होता था। तो ऐसी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई कि अब जो सेनापति होगा वो इन 4 लोगों से अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट है 1793 के चार्टर एक्ट में। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। एक आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है,
फिर आपने 1781 का संशोधन अधिनियम पढ़ा है, 1781 का, फिर 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर 1793 का चार्टर एक्ट। बच्चों आज की इस वीडियो को मैं छोटी वीडियो ही रख रहा हूँ, थोड़ा लिखने की पेन में दरअसल कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सही तरीके से लिख नहीं पा रहा हूँ। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करा दिया जाए। जितना भी है मैं आपको करा रहा हूँ उसके नोट्स में ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप उनको नोट करते चलिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।